नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण आर्य एजुएप से। आज के इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम पानीपत के दूसरे युद्ध के ऊपर चर्चा करेंगे। पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई है और ऐसा कहा जाता है कि पानीपत में ही मुगलों का उदय हुआ और पानीपत में ही मुगलों का अंत हो गया। आखिर इस कथन के पीछे कारण क्या है और कारण को अगर हम समझें तो पाएंगे कि पानीपत का मैदान मुगलों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इस युद्ध के अंदर मुगलों की विजय हुई और मुगलों ने दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो पहले युद्ध ने मुगलों के आधार को भारत में स्थापित किया। दूसरे युद्ध ने मुगलों की खोई हुई शक्ति को पुनः स्थापित कर दिया। तो दूसरे युद्ध का भी महत्व काफी है। और जब ये कहा जाता है कि पानीपत में ही मुगलों का अंत हो गया, तो हम पानीपत के तीसरे युद्ध का वर्णन ध्यान में रखें, क्योंकि पानीपत के तीसरे युद्ध में सीधी पराजय मराठों की थी, किंतु मराठे मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में लड़ रहे थे। तो ये जो कथन है बिल्कुल सटीक बैठता है कि पानीपत के मैदान में ही मुगलों का उदय हुआ और पानीपत के मैदान में ही मुगलों का अंत हो गया। जिस समय हुमायूं ने भारत को दोबारा जीतने की योजना बनाई, उसी श्रृंखला में 22 जून 1555 को एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में सरहिंद का युद्ध कहते हैं। और इस सरहिंद के युद्ध में मुगलों ने अफगान सिकंदर सूर को पराजित कर दिया। ये एक देवीय संजोग कहिए कि सिकंदर सूर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि लग ऐसा रहा था कि मुगलों को ये सफलता नहीं प्राप्त होगी, किंतु बैराम खां के उचित निर्देशन व मुगलों के मनोबल के आगे सिकंदर सूर की सेना पराजित हो गई और सरहिंद के इस युद्ध के अंदर मुगलों ने एक विजय प्राप्त की। यहां से जो सिकंदर खां उज़्बेक था वो आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। जैसे ही मुगलों का अधिकार दिल्ली के ऊपर हुआ, तो मुगल फौज या मुगल खेमे के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ। अफगानों की प्रतिष्ठा कमजोर पड़ गई और प्रतिरोध की संभावनाएं भी क्षीण हो गई। सिकंदर सूर भागकर मानकोट की पहाड़ियों में चला गया और लगभग 10 साल बाद आखिर 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने में सफल रहा और मुगलों ने अपने खोए हुए वैभव को वापस प्राप्त कर लिया। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। बहुत ही अल्प समय पश्चात 24 जनवरी को हुमायूं दिल्ली में दीन पनाह जो नगर बसाया था, उसके पुस्तकालय की सीढ़ी पर बैठा हुआ अपने अमीरों से चर्चा कर रहा था। शाम का वक्त था, नजदीक की मस्जिद से अजान की आवाज सुनी तो वो भी उठकर अजान नमाज के लिए चल पड़ा। और संजोग कहिए कि उसका जो पायजामा था उसमें उसका पैर उलझा और वो लुढ़कते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ा। सर की हड्डी टूट गई और बादशाह बेहोश हो गया। कहते हैं कि इस समय अकबर पंजाब विजय में लीन था और शेख नजर जूली को तत्काल अकबर के पास भेजा गया। वहां पर जैसे ही सूचना लगी कि बादशाह काफी घायल हुए हैं और अंततः 26 जनवरी 1556 की उनकी मृत्यु हो गई। तो लैनपूल का ये जो कथन कि वो ताजिंदगी गिरते पड़ते चला और अंत गिरने से ही उसकी मौत हो गई, बिल्कुल सटीक सिद्ध होता है। मुगल खेमे के अंदर एक निराशा का भाव था और कहते हैं कि मुल्ला बेग सी को हुमायूं के कपड़े पहनाकर जनता के दर्शन के लिए भेजा गया, जनता दरबार में भेजा गया, ताकि दिल्ली की जनता को इस चीज का आभास नहीं हो कि बादशाह की मृत्यु हो चुकी है। कहते हैं कि
मुगल राज परिवार और उनके सहयोगियों ने लगभग 16-17 दिन तक हुमायूं की मृत्यु की खबर को बिल्कुल गोपनीय रखा। जैसे ही पंजाब में बैराम खां को ये खबर मिली कि बादशाह सलामत नहीं रहे हैं, उन्होंने आनन फानन में 14 फरवरी 1556 को कैलानूर के अंदर अकबर का राज्यारोहण कराया। किंतु यहां एक विरोधाभास स्थिति हो गई कि अब्दुल माली, जो एक वरिष्ठ मुगल अमीर था, उसने ये कहते हुए अकबर की ताजपोशी का विरोध किया कि वर्तमान परिस्थितियों में अकबर एक बच्चा है और वो दिल्ली की इस परिस्थिति को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को अकबर के स्थान पे नियुक्त किया जाना चाहिए। और इसका अकबर के संरक्षक बैराम खां ने कड़ा विरोध किया और कहते हैं कि बैराम खां ने लगभग अब्दुल मालिक को बंदी बनाने की योजना बना ली। और अब्दुल मालिक बार बार एक तरह से बगावती तेवर दिखा रहा था और अंततः बैराम खां इतना असंतुष्ट हुआ कि अब्दुल मालिक को बंदी बनाकर लाहौर के किले में डाल दिया। 1556 का वर्ष मुगलों के लिए काफी कठिनाइयों से भरा हुआ समय कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो अचानक मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु के कारण स्थितियां बिगड़ी हुई थी। साथ ही साथ जो अफगान सरदार थे वो भी अभी पूरी तरह से कुचले नहीं जा सके थे। सिकंदर सूर, आदिल शाह सूर और इब्राहिम खां सूर मुगलों के लिए एक चुनौती बने हुए थे। इसी वर्ष दिल्ली और आगरा के इलाके के अंदर भयानक अकाल पड़ा, प्लेग की बीमारी फैल गई, जिसका परिणाम ये निकला कि मुगलों के लिए दाना पानी, घोड़ों का भोजन या घास जुटाना भी एक समस्या बन के खड़ा हो रहा था। एक अनजान इलाके में थे। साथ ही साथ शाह अब्दुल माली जैसे लोगों के दृष्टिकोण ने काफी मुगल अमीरों को भी डामाडोल कर दिया और वो काबुल लौट जाने का गुहार लगाने लगे। इसी समय सबसे बड़ी जो चुनौती उभर कर आया वो था हेमू। हेमचंद्र या हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति था और हेमू का उदय भारतीय राजनीति में एक रोचक प्रसंग जैसा माना जाता है। कहते हैं कि हेमू जाति से महाजन था और किसी जमाने में रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचने का काम करता था। होशियार आदमी था, सूरों की मुजालमत में शामिल हुआ और आदिल शाह सूर के समय प्रगति करते करते काफी बड़े पदों तक ये पहुंच गया। और हेमू के नेतृत्व में सूरों ने 22 लड़ाइयां लड़ी और इनमें लगभग सभी में हेमू सफल रहा। आखिरी लड़ाई में कहिए कि वो मुगलों को पराजित नहीं कर सका। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु की खबर मिली, हेमू ने तत्काल आगरा के ऊपर हमला किया और सिकंदर खां को पराजित करके भगा दिया तथा आगरा के ऊपर कब्जा कर लिया। सिकंदर खां भागकर दिल्ली आया तो हेमू भी पीछे पीछे दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर चुका था और 7 अक्टूबर 1556 को उसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद में तर्दी बेग को पराजित कर दिया और दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। मुगलों में दहशत फैल गई कि आखिर वो करे क्या। इसी समय संभल का जो प्रभारी था अली कुली खां, अली कुली, उसको भी हेमू के सैनिक दस्तों ने पराजित करके संभल से भगा दिया और ये लोग सब भागकर सरहिंद की तरफ अकबर से जा मिले। तर्दी बेग, सिकंदर खां, अली कुली खां जब अकबर के पास पहुंचे और उन्होंने बादशाह को परामर्श दिया कि तत्काल हमें काबुल लौट जाना चाहिए क्योंकि हम हेमू की ताकत का सामना नहीं कर सकेंगे। तर्दी बेग के इस प्रस्ताव से बैराम खां काफी क्रोधित हुआ और उसने 22 अक्टूबर 1556 को तर्दी बेग को मृत्युदंड दिला दिया। ऐसा कहते हैं कि तर्दी बेग और बैराम खां के बीच में कोई व्यक्तिगत मतभेद थे, जिस कारण उसने तर्दी बेग की हत्या कराई। पर जो भी हो, तर्दी बेग की हत्या के पश्चात एक सकारात्मक परिणाम
एक सकारात्मक परिणाम उभर कर सामने आया, वो ये था कि जो असंतुष्ट मुगल अमीर जहां काबुल लौट जाने की गुहार कर रहे थे, वो बिल्कुल शांत हो गए और इसी का फायदा उठाते हुए बैराम खां ने हेमू के खिलाफ अपनी युद्ध योजना का नक्शा तैयार किया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में मुगल फौजें आ डटी। हेमू भी लड़ाई के लिए तैयार था, मगर यहां हेमू ने एक गलती कर दी। उसने अपने तोपखाने को आगे भेजा और दुर्भाग्य कहिए कि मुगल सैनिक अधिकारी अली कुली खां ने इस तोपखाने के ऊपर अधिकार कर लिया। फिर भी हेमू निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सैनिक ताकत पे उसे पूरा यकीन था। उसके पास लगभग 40,000 राजपूत व अफगान घुड़सवार थे और लगभग 1500 लड़ाकू हाथी थे। हेमू शरीर में दुबला पतला था, किंतु आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान था, जिसकी समकालीन कई इतिहासकारों ने प्रशंसा भी की है। और 5 नवंबर को ये युद्ध शुरू हुआ। हेमू ने सेना के मध्य भाग में स्थान ग्रहण किया। उसके सेना के बाएं हिस्से का नेतृत्व उसका भांजा रमैया कर रहा था, वहीं दाहिने हिस्से का नेतृत्व अफगान सादी खां कक्कड़ कर रहा था। और कहते हैं कि हेमू को यह पूरा यकीन था कि वो मुगलों को इस लड़ाई के अंदर पराजित कर देगा। अकबर की सेना में एक तरह की निराशा थी, जो इस चीज से पुष्टि होती है कि युद्ध से पहले ही खुद सम्राट अकबर और जो बैराम खां था वो मुख्य सेना से 5 मील पीछे खड़े थे। अकबर की सेना का जो मध्य भाग था उसका नेतृत्व अली कुली खां कर रहा था, अली कुली खां। वहीं अकबर की सेना के दाएं भाग का नेतृत्व सिकंदर खां उज्बेक की कमान में था, तो अब्दुल्ला खां उज्बेक बाएं भाग के ऊपर डटे हुए थे। लड़ाई शुरू हुई। हेमू के अफगान और राजपूतों ने इतना प्रबल आक्रमण किया कि अली कुली खां को पीछे हटना पड़ा और एक तरह से मुगल खेमे के अंदर हलचल पैदा हो गई। ऐसा लगने लगा कि कुछ ही समय पश्चात मुगल मैदान छोड़ देंगे, किंतु दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में लगा और वो युद्ध का एक निर्णायक पहलू साबित हुआ। हेमू घायल हो गया और हाथी पे लुढ़क गया। एक मुगल सैनिक अधिकारी साकुली मरहम ने हेमू को बंदी बना लिया। हेमू को बंदी बनाकर घायल अवस्था में उसको अकबर के समक्ष लाया गया। तो कहते हैं कि बैराम खां ने अकबर से अनुरोध किया कि क्यों न हेमू का वध करके गाजी की उपाधि धारण की जाए। जैसा अबुल फजल लिखते हैं कि हेमू ने एक घायल व्यक्ति के ऊपर प्रहार करने से इनकार कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार आरिफ कंधारी के अनुसार अकबर ने हेमू की गर्दन को अपनी तलवार से छुआ। आगे चलकर बैराम खां ने हेमू की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस प्रकार मध्य युग के एक महान सेनापति के जीवन का अंत हो गया। आरपी त्रिपाठी लिखते हैं कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, किंतु अकबर की विजय एक देवीय संजोग था। हेमू अंतिम हिंदू था जिसने मध्यकाल के अंदर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के क्रम में देखें तो वो 14वां व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस युद्ध के पश्चात हेमू के पिता को भी मेवात में बंदी बना लिया गया। उनके समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि वो इस्लाम कबूल कर ले, किंतु उन्होंने साफ मना कर दिया। अंततः हेमू के पिता का भी वध कर दिया और एक हारी हुई लड़ाई मुगलों ने जीती और मुगलों के जो पैर भारत की राज सत्ता से उखड़ रहे थे वो रुक गए। और आगे चलकर इसी लड़ाई की विजय की परिणति के आधार पर अकबर ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। तो पानीपत का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास के लिहाजे से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप निश्चित रूप से परीक्षा की उपयोगी दृष्टि से जो मैंने कुछ बताया उसके ऊपर ध्यान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।